शुक्र है मेरे मालिक, आज मोहल्ले के कामों से थोड़ी ज्यादा पैसे जमा हो गए। आज मैं भी पेट भरकर खाना खा सकूंगी। तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो निकालो, मुझे शहर इंटरव्यू के लिए जाना है। और जब बिल्कुल खाली है अहमद। मैं तेरे हर हाल पर राजी हूँ, पर मेरे मालिक, लोग कहते हैं कि शोहर का रिस्क उस अहमद, अल्लाह का शुक्र है ये हमारी गाड़ी है। पूरा दिन उन्हीं हाथों से कोड़ा क्रिकेट उठाती हो, बर्तन मांजती हो और मेरी कीमती गाड़ी को गंदा कर रही हो। आज इन सब के सामने कह रही हूँ, तुझसे ऐसा बदला लूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी अब मरियम तुझे वो जख्म। नाजरीन, इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक मर्द की नीयत में जब खोट आया तो एक हंसता बसता घर उजड़ गया। एक औरत जिसने अपने शोहर से वफादारी में सारी हदें पार कर डाली, जिसने अपने शोहर की गुर्बत में उसके पाँव के छाले भी धोए, लेकिन जब उसी शोहर के हाथ दौलत लगी तो उसने अपनी बीवी के साथ ऐसी घटिया चाल चली कि वहाँ पर रहने वालों के दिल दहल गए। लेकिन फिर मरियम ने उसी चौखट पर खड़े होकर अपने रब से एक ऐसा नसीब मांग लिया जिसकी मिसाल शाहिदी तहरीख में मिलती हो। लोगों ने कहा मरियम अब दर बदर की ठोकरें खाएगी। मरियम ने अहमद को ऐसी सज़ा दी कि आज भी वो गली इस इबरत की दास्तान सुनाती है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये कहानी मत सुनिएगा, क्योंकि मरियम के आखिरी फ़ैसले ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आइए सुनते हैं मरियम के सब्र और अहमद के इबरतनाक ज़वाल की ये सच्ची कहानी। मरियम अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी, जिसने कभी ज़िंदगी में महरूमी का मुँह नहीं देखा था। उसका ताल्लुक़ एक खाते पीते घराने से था, जहाँ उसकी हर ख्वाहिश पलक झपकने से पहले पूरी हो जाती थी। लेकिन मरियम जितनी खूबसूरत थी उतनी ही नेक सीरत और साबिर भी थी। जब मरियम की माँ ने अपनी मरहूमा बहन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसका रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया तो सारे ख़ानदान वालों ने उसे बहुत रोका। अहमद उसका कज़न तो था, मगर मरियम के साथ उसका कोई जोड़ नहीं बनता था। अहमद उस वक्त बेरोज़गार था और एक छोटे से मकान में रहता था, मगर मरियम ने सिर्फ़ अपनी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और रिश्तेदारी का भरम रखने के लिए शादी के लिए मान गई थी। शादी के बाद मरियम की ज़िंदगी यकसर बदल गई। जो लड़की हर वक्त सजी सवरी रहती थी, अब वो तपती दोपहरों में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। अहमद की बेरोज़गारी ने घर में फाकों की नौबत ला दी, मगर मरियम ने कभी अपने मायके जाकर शिकायत नहीं की। उसने अपने सोने के कंगन तक बेच दिए ताकि अहमद की इज़्ज़त पर हरफ ना आए और घर का निज़ाम चलता रहे। वो अहमद को हमेशा यही कहती, अहमद, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, आप हिम्मत ना हारें, मैं हर हाल में आपके साथ खड़ी हूँ। इन्हीं हालात को सहते सहते 5 साल गुजर चुके थे और इस अरसे में मरियम के यहाँ 3 बेटियां पैदा हो चुकी थी। मरियम खुश थी, मगर अहमद उनके अखराजात देकर अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आता, जो कभी कभी चिड़चिड़ेपन की सूरत में मरियम पर ही निकल जाता था। मरियम ने अपने कॉलेज के दौर में ब्यूटिशियन का एक डिप्लोमा कर रखा था, जो इस वक्त उसका वाहिद सहारा बन गया। वो मोहल्ले की लड़कियों के बाल काटती, किसी की मेहंदी लगाती तो कभी किसी का अरूसी जोड़ा तैयार करने में मदद करती। उन चंद पैसों को वो ऐसे संभाल के रखती जैसे कोई ख़जाना हो। वो सिर्फ घर नहीं चलाती थी, बल्कि अहमद के बाहर आने जाने के लिए जो खर्च होता था वो इसके लिए भी पैसे बचा बचा कर रखती थी। और जब अहमद किसी इंटरव्यू के लिए जाने लगता तो मरियम वो पैसे निकाल कर अहमद की हथेली पर रखती और मुस्कुरा कर कहती, अहमद, ये गाड़ी के किराए के लिए रख लो और टेंशन फ्री होकर इंटरव्यू दीजिएगा। मुझे यकीन है कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अहमद नज़रें झुकाकर वो पैसे ले लेता, ये जानते हुए भी कि ये पैसे मरियम ने अपनी किसी ज़रूरत को मार कर जमा किए हैं। एक दोपहर का जिक्र है, घर का सारा काम करके जब मरियम खाना बनाने के लिए किचन में गई तो आटा तकरीबन ख़त्म हुआ पड़ा था। उसने चावल का डब्बा खोला कि शायद चावल पड़े हों तो दाल चावल बना ले, मगर चावल भी बामुश्किल आधी प्याली पड़े थे। मरियम ने आटा गूंदा तो बामुश्किल 2 रोटियां बनी।
बच्चियां भूख से बिलख रही थी। मरियम ने वो आटा अहमद की रोटियों के लिए रख दिया और उन चावलों की खिचड़ी बनाकर अपनी बेटियों को खिलाई, जबकि उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब अहमद थका हारा वापस आया तो मरियम ने पड़ोस से एक अंडा उधार मांगा और अहमद के लिए बेहतरीन सालन और ताज़ा गर्मा गर्म रोटियां तैयार की, ताकि उसे एहसास ना हो कि घर में फाका है। जब अहमद ने पूछा, मरियम तुमने खाना खा लिया, तो वो शोहर का दिल रखने के लिए झूठ बोल गई। जी, मैंने बच्चों के साथ खा लिया था, आप इत्मीनान से खाएं। रात को जब पूरा घर सो जाता तो मरियम तहज्जुद में अपने रब के सामने दामन फैलाकर बैठ जाती। मरियम के आंसू मुसल्ले को भिगो देते। वो सुस्कियाँ रोक कर रब से फरियाद करती। उसकी दुआ में कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं थी, वो बस एक ही बात दोहराती, या अल्लाह, मैं तेरे हर हाल पर राज़ी हूँ, पर मेरे शोहर की हिम्मत टूट रही है। उसे रिज़्क़ हलाल की वो वुसअत अता कर दे कि मेरी बच्चियों की आंखों में हसरत ना रहे। लोग कहते हैं कि शोहर का रिज़्क़ उसकी बीवी के नसीब से जुड़ा होता है। अगर ऐसा है मेरे मालिक तो मेरी झोली भर दे, ताकि मेरे अहमद का सर बुलंद हो जाए। अहमद अब अक्सर बातों बातों में अपनी नाउमीदी का इजहार करने लगा था। एक रात जब मरियम ने उसे दिलासा दिया तो अहमद ने ठंडी आह भरकर कहा, मरियम, तुम कहती हो कि औरत अपना नसीब साथ लाती है। देख लो तुम्हारा नसीब, फाके, उधार का अंडा और बच्चियों की सिसकियाँ। लगता है तुम्हारा नसीब भी मुझ जैसा ही सोया हुआ है। मरियम का दिल कट कर रह गया, मगर उसने अहमद को जवाब देने के बजाय अपनी मुस्कुराहट में दर्द छुपा लिया। वो जानती थी कि ये अहमद नहीं, उसकी गुर्बत बोल रही है। मरियम का यकीन पुख्ता था कि आजमाइश की ये काली रात जल्द ख़त्म होगी। आखिरकार मरियम की वो रातों की तड़प और बेलोस दुआएं रंग लाई। अहमद को शहर की एक नामवर कंपनी से बुलावा आ गया। उसे जॉब मिल गई, और वो भी ऐसी जिसका उसने ख्वाब भी नहीं देखा था। जिस दिन अहमद जॉब लेटर लेकर घर आया, मरियम सजदे में गिरकर देर तक रोती रही। उसे लगा उसका नसीब जाग गया है। वो नहीं जानती थी कि अहमद का नसीब तो जाग रहा है, मगर उसकी नीयत में खोट आने वाला है। अहमद को शहर में मुलाजमत मिले 3 माह हो चुके थे। अब वो रोज़ सुबह सवेरे निकलता और देर गए वापस लौटता। एक शाम वो घर आया तो उसके हाथ में महंगे ब्रांड्स के शॉपिंग बैग्स थे। मरियम के लिए रेशमी सूट और बेटियों के लिए ढेरों खिलौने। खाने की मेज़ पर मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद, देखा, मैं ना कहती थी कि अल्लाह मेरी सुन लेगा। देखा, अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाजा है। अहमद ने नवाला तोड़ते हुए तीखी नज़रों से मरियम को देखा और बोला, मरियम, ये दुआओं की गर्दान अब बंद करो। वहाँ शहर में मैं सुबह से रात तक जलील होता हूँ, बॉस की झिड़कियाँ सुनता हूँ, तब जाकर ये पैसे मिलते हैं। तुम घर बैठे मुसल्ले पर रो लेती हो और समझती हो कि पैसे आसमान से टपक पड़े। ये मेरी काबिलियत है। अब वो जब भी घर वापस आता तो मरियम में ऐब और नुक्स निकालता रहता था। तुम्हें पता भी है वहाँ की औरतें कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। उनसे बात करो तो ज़हन खुलता है, और एक तुम हो, सारा दिन वही घर, वही दाल सालन और वही महल्ले की बातें। बंदा थका हारा आए तो चाहता है कोई ढंग की बात करे, लेकिन तुमसे तो हर वक्त सालन की ही बात आती रहती है। मैं अब एक बड़ी कंपनी में अफसर हूँ। कल को अगर मुझे तुम्हें अपने साथ किसी फंक्शन में ले जाना पड़े तो मुझे तो शर्मिंदगी होगी। कौन इंसान ऐसी बीवी को अपने बिजनेस सर्कल में इंट्रोड्यूस करवा सकता है भला। वो मरियम को उसकी औकात याद दिलाकर दरवाज़ा पटकते हुए बाहर निकल गया, और मरियम साकत खड़ी रह गई। उसे समझ आ गया कि अब अहमद उसका वो अहमद नहीं रहा जिसे मरियम की हर बात में नसीहत नज़र आती थी। अब उसे मरियम की फ़िक्र भी जाहिलियत लगती। मरियम का वहम उस वक्त हकीकत बन गया जब एक शाम अहमद सारा का हाथ थामे घर में दाखिल हुआ। मरियम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब अहमद ने बड़े फ़ख्र से कहा, मरियम, ये सारा है मेरी बीवी। मैंने इससे निकाह कर लिया है क्योंकि मुझे एक ऐसी साथी की ज़रूरत थी जो मेरे स्टेटस के मुताबिक हो। मरियम को लगा जैसे किसी ने उसके जीते जी उसे कब्र में उतार दिया हो। उसने रोते हुए बच्चियों की तरफ इशारा किया और कहा, ये इन बेटियों का क्या होगा? इनकी माँ की उस कुर्बानी का क्या होगा जो मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में दी थी? अहमद ने बेजारी से मुंह फेरा और सर्द लहजे में कहा, कुर्बानियों का सिला तुम्हें मिल तो रहा है। इस घर में पड़ी रहो, तुम्हें छत और रोटी मिलती रहेगी। सारा ने अहमद का बाजू झटक दिया और ऊंची आवाज़ में बोली, 1 मिनट अहमद,
तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने तुमसे किस शर्त पर शादी की है। मैंने साफ कहा था कि मैं इस घर में इस सोतन और इसकी बच्चों के साथ एक पल नहीं रहूँगी। तुमने वादा किया था कि तुम इन्हें निकाल दोगे, अब अपने वादे से मुकर रहे हो। वो रोते हुए अहमद के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। अहमद, ऐसा जुल्म मत करो। मैंने तो ये ख्वाब देखे थे कि जब हमारे हालात अच्छे होंगे तो हम मिलकर अपनी इन 3 बेटियों के साथ एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारेंगे। ये 3 मासूम बच्चियां हैं अहमद, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी, मैं इन्हें कहाँ से खिलाऊंगी। अहमद ने सारा के गुस्से को देखकर मरियम को हकारत से देखा और बोला, 3 बेटियां खुद ही पैदा की हैं ना, तो अब ये तुम्हारी ही बेटियां हैं। तुम जानो और तुम्हारी ये बेटियां। मुझसे नहीं उठाया जाता इनका बोझ। मरियम ने रोते हुए अहमद का बाजू पकड़ लिया। अहमद, मैं क्यों जाऊं? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मैंने अपने खून पसीने से सेंचा है। जब यहाँ छत से पानी टपकता था तब मैंने तुम्हारा साथ दिया, और अब जब तुम्हारे पास रिज्क की रेल फेल हो गई तो तुम मुझे निकाल रहे हो। मेरा भी इस घर पर हक है। सारा, जो अब तक खामोशी से ये तमाशा देख रही थी, आगे बढ़ी और तंजिया लहजे में बोली, अच्छा तो तुम्हारा हक है, अभी दिखाती हूँ तुम्हारा हक। उससे पहले कि मरियम कुछ समझ पाती, सारा ने मरियम को बाजू से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे गेट की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। मरियम चलाती रही, अहमद कुछ तो बोलो, ये औरत मुझे मेरे ही घर से निकाल रही है। मगर अहमद ने बेजारी से मुंह फेर लिया। सारा ने मरियम को दहलीज से बाहर धक्का दे दिया और मरियम की 3 बेटियां जो अपनी माँ का दुपट्टा पकड़कर रो रही थी, उन्हें भी बाहर की तरफ धकेल दिया। दिन का उजाला था, मोहल्ले वाले खिड़कियों से ये तमाशा देख रहे थे। मरियम ने उसी वक्त अपने आंसू पूंछे और बेटियों का हाथ थामकर अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। उसे एहसास हो गया था कि अब रोने से पेट नहीं भरेगा। मरियम ने माँ के घर के एक छोटे से कमरे में अपना ब्यूटेशन का सामान सजाया। उसने अपनी नींदें हराम कर दी। दिन भर वो मोहल्ले की औरतों के घर जाकर उनके बाल बनाती, मेहंदी लगाती और जो थोड़े पैसे मिलते उनसे अपनी बेटियों के स्कूल के खर्चे पूरे करती। एक दिन मरियम के पास मोहल्ले की एक अमीर औरत आई जिसकी बेटी की शादी थी। मरियम ने उसे ऐसा तैयार किया कि पूरे शहर में चर्चे हो गए। जल्द ही मरियम का छोटा सा कमरा एक प्रोफेशनल सैलून में बदल गया। अहमद, जिसने एक मॉडर्न और फैशनेबल लड़की के चक्कर में इतना अच्छा हमसफ़र खो दिया था, उस लड़की ने अहमद की ज़िंदगी और उसके घर को जहन्नम बना कर रख दिया। सारा की फरमाइशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। एक शाम अहमद ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि सारा बेड पर बैठी शॉपिंग बैग्स देख रही थी। अहमद ने थके हुए लहजे में कहा, सारा, कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से भूखा हूँ। सारा ने चिड़चिड़ा होकर जवाब दिया, अहमद, मैं तुम्हारी नुकरानी नहीं हूँ, खुद जाओ और किचन से कुछ देख लो, मैंने तो ऑर्डर करके पिज़्ज़ा खा लिया था। अहमद वहीं हक्का बक्का रह गया। उसको अब रह रह कर मरियम की याद आ रही थी, जो उसके घर आने से पहले गर्म रोटियां तैयार रखती थी और कभी कोई फरमाइश नहीं करती थी। वक्त गुजरने के साथ अहमद के असाब जवाब दे गए। सारा की फरमाइशें पूरी करने के लिए उसने ऑफिस के फंड्स में हेरा फेरी की, मगर पकड़ा गया। बॉस ने उसे जलील करके नौकरी से निकाल दिया। अहमद घर पहुंचा तो सोचा सारा उसे हौसला देगी। सारा ने जैसे ही ये सुना, उसने फ़ौरन तलाक का मुतालबा कर दिया। अब मैं तुम जैसे कंगले के साथ नहीं रह सकती। मैं मरियम नहीं हूँ जो पूरा दिन तुम्हारे नखरे उठाए और फाकों में जिए। मुझे मेरे बॉस की तरफ से प्रपोज़ल आया है। मैं अब बॉस के साथ शादी करूँगी और एक मॉडर्न ज़िंदगी जीऊँगी। अहमद ने हाथ जोड़े। सारा, तुमने तो मोहब्बत का दावा किया था, क्या सब झूठ था? सारा ने अपना बैग उठाया और हकारत से बोली, मोहब्बत तुम्हारे मैनेजर के ओहदे और तुम्हारे बैंक बैलेंस से थी, तुमसे नहीं। तुम तो अपनी बीवी और बेटियों के ना हुए, मेरे क्या हो सकोगे? ये लो तलाक के कागजात, इस पर साइन कर दो, क्योंकि अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। सारा दरवाज़ा पटकते हुए चली गई और अहमद उसी ठंडे फर्श पर गिर गया। आज वो वहीं खड़ा था जहाँ से उसे मरियम ने निकाला था। वक्त गुजरता गया। मरियम ने मोहल्ले के अपने माँ के पुराने शिकस्ता मकान की जगह अपनी मेहनत की कमाई से एक आलीशान घर तमीर करवा लिया। आज उस घर के बाहर मरियम की अपनी गाड़ी खड़ी थी और इसकी दोनों बेटियां शहर की आला यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। मरियम ने साबित कर दिया था कि औरत अगर ठान ले तो वो अपना मुकद्दर खुद बदल सकती है। अहमद, जो पिछले 10 सालों से पछतावे की आग में जल रहा था, आज हिम्मत करके मरियम की गली में आ खड़ा हुआ।
जब मरियम अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी, अहमद दौड़ता हुआ आया और मरियम के पाँव पकड़कर वहीं बैठ गया। अहमद रोते हुए बोला, मरियम मुझे माफ़ कर दो, पिछले 10 सालों से मैंने तुमसे रब्ता नहीं किया, अपनी बेटियों की सूरत तक नहीं देखी, लेकिन अब ये तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती है। सारा ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं सड़क पर आ गया हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ करो और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अहमद साहब, गलती एक बार की जाती है और जो तुमने किया वो गलती नहीं बल्कि एक मासूम औरत और इन नन्ही कलियों की खुशियों का कत्ले आम था। तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। लेकिन अहमद साहब, माफ़ कर देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल कर लूँगी। तुमको अपनी बेटियों और इस मरियम की याद तब आई जब तुम फिर बिल्कुल खाली हो गए और सारा ने ठोकर मार दी। याद करो अहमद, तुम मुझे क्या क्या ताने देते थे। जब तुम्हारी कमाई पर मेरा हक नहीं था तो अब मेरी ज़िंदगी में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह देना ये तो अब मरते दम तक नहीं होगा। मरियम ने अहमद को वहीं सड़क पर रोता हुआ छोड़ा, गाड़ी में बैठी और अपनी बेटियों को लेकर वहां से रवाना हो गई। गाड़ी की धूल अहमद के चेहरे पर पड़ रही थी और उसे एहसास हो गया था कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी तलाफी कभी नहीं हो सकती। तो जी नाजरीन, सच तो ये है कि औरत मर्द के नसीब से नहीं बल्कि मर्द औरत के नसीब से खाता है। ज़िंदगी में कभी ये गलती मत कीजिएगा कि अपनी अना या किसी दूसरी औरत की खातिर उस इंसान को ठुकरा दें जिसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, क्योंकि हालात तो बदल जाते हैं पर खोया हुआ मान और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। नाजरीन, मरियम की इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि सब्र का फल मीठा तो होता है, लेकिन सब्र करने वाली औरत जब टूटती है तो फिर वो कभी दोबारा नहीं जुड़ती। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या या अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो रूबिया किसे को अभी सब्सक्राइब कर लें।